my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। चलिए जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। और आप सबकी डिमांड पे आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट में एमसीक्यूज, क्योंकि कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हमें एमसीक्यूज कराइएगा और दोनों लैंग्वेजेस में रखिएगा। सो आज स्टूडेंट आप लोगों की उस डिमांड को हम लोगों ने पूरा किया है और आप लोगों के लिए 25 एमसीक्यूज में लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और ये सारे एमसीक्यूज आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, जिससे दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है। सो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जो फैट डेफिशिएंसी होती है वो इन सभी में से कौन सी होती है। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिलेट कीजिए कि फैट की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट। तो फैट की कमी से जो आपको डेफिशिएंसी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? फ्रीनोडर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जो एक फैट डेफिशिएंसी होती है स्टूडेंट वो फ्रीनोडर्मा होती है। और फ्रीनोडर्मा एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, इसको हम स्टूडेंट टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये वाला वर्ड याद रखिएगा। इसे किस नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट? टोड स्किन के नाम से भी जाना जाता है। और जो फ्रीनोडर्मा कंडीशन होती है इसमें त्वचा पे स्टूडेंट छोटे छोटे दाने देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट। और हाइपर केरेटोसिस वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जो कैरेटिन प्रोटीन होता है वो ज़्यादा हमारी स्किन में जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सो आपके जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको वाइट वाइट लेयर्स दिखने लग जाती हैं। ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कीजिए। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे से देखो। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जो आपकी ये कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो आपके वयस्क पर्सन होते हैं यानी कि जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है स्टूडेंट ये आप लोगों की किससे संबंधित है? विटामिन डी से संबंधित है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जो ऑस्टियोपोरोसिस है स्टूडेंट किससे संबंधित है? विटामिन डी से संबंधित होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? जो ये शब्द होता है खुद में स्टूडेंट, वैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अडल्ट जो है ना, इसको आपकी करेक्शन अपने आप खुद मान सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ रखा है क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से समझेंगे तो जो अडल्ट में होता है स्टूडेंट वो ऑस्टोमलेशिया होता है। और जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है स्टूडेंट वो आपके ओल्ड एज पर्सन में होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर जो है वो हमें चूज करना है। सो हम विटामिन डी को चूज करेंगे। जो विटामिन डी है स्टूडेंट इसके साथ में जो दो फैक्टर और लगते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है वो कौन है स्टूडेंट? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, और जो ये ऑस्टियोपोरोसिस आपकी कंडीशन होती है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट? जो आपकी पोरस बोन वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट। इस कंडीशन को हम पोरस बोन वाली प्रॉब्लम भी कहते हैं, यानी कि जो हड्डियां होती हैं स्टूडेंट वो कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, यानी कि खोखली हो जाती हैं और हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। और जैसे ही उन पे जरा सा भी प्रेशर पड़ता है ना, हड्डी में तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेंशन है। क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूडोनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? आपको बताना है जो ड्यूडोनम वाला पार्ट है स्टूडेंट उसमें कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडोनम वाला पार्ट होता है आपको बताना है कि उसमें जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा स्टूडेंट वो किसके माध्यम से हो सकता है? कौन ऐसा है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज़ों को अच्छे से याद कर लो।
पहली चीज कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब कराने में कौन मदद करता है, तो सीधे सीधे आंसर क्या लगाना है स्टूडेंट, विटामिन डी लगाना है, क्योंकि विटामिन डी अगर है तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट कि अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई आयरन को एब्जॉर्ब कराने में कौन मदद करता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब तक विटामिन सी नहीं होगा तब तक आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ये ड्यूडोनम होता है स्टूडेंट, ये किसका पार्ट होता है, ये आप लोगों का स्टूडेंट जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि छोटी आंत होती है, ये उसका एक पार्ट होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, अच्छे से इसको देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो आपको नहीं वाला ऑप्शन चुनना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि रोगियों की आवश्यकता के अनुसार आहार सूची का निर्माण करना, यानी कि स्टूडेंट जो आप डाइट प्लान कर रहे हो वो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, रोगों के अनुसार मौजूदा आहार का संशोधन करना, यानी कि स्टूडेंट आप थेराप्यूटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नॉर्मल डाइट का थेराप्यूटिक डाइट में। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है स्टूडेंट, पोषण संबंधी कमियों को सुधारना, यानी कि आप करेक्शन कर रहे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में। एंड द फोर्थ वन इज रोगियों के लिए रोगी को दवाई देना। ठीक है ना। सो रोगों के लिए रोगी को जो दवाई देना है स्टूडेंट, ये आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन है कि रोगों के लिए यानी कि बीमारी के लिए रोगी को दवाई देना। तो एक बार ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये डी वाला आंसर जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि रोगों के लिए रोगी को दवाई देना। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप लोगों के सामने, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जिस व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उसे के सेवन को नियंत्रित करना चाहिए। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका क्या हुआ है स्टूडेंट, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि जो किडनी है स्टूडेंट उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है जिसे आप किडनी ट्रांसप्लांट कहते हो। सो उसे स्टूडेंट कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए स्टूडेंट, बहुत ही कम अमाउंट में लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जिस व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उसे किसका सेवन नियंत्रण करना चाहिए स्टूडेंट, प्रोटीन का सेवन। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रोटीन के सेवन को स्टूडेंट नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मधुमेह पर काबू पाने के लिए व्यक्ति का सेवन बढ़ा सकते हैं और का सेवन कम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो चीजों के आंसर ढूंढने हैं कि अगर किसी को मधुमेह है स्टूडेंट, यानी कि किसी को डायबिटीज है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका सेवन आप बढ़ा सकते हो और वो कौन सी चीज है जिसका सेवन आप घटा सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो आपके वो ऑप्शन उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जो जगह पर फिल हो सके। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था स्टूडेंट कि आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है, एक चीज जो आप बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीज जो आप घटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये तो होगा नहीं आंसर स्टूडेंट क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना तो होता नहीं है। ठीक है ना। वसा और कार्बोहाइड्रेट, तो वसा भी नहीं बढ़ानी होती स्टूडेंट, है ना। तो ये तीनों आंसर आप लोगों के एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि प्रोटीन को बढ़ा देते हैं और वसा को घटा देते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को रिलेट कीजिए स्टूडेंट कि प्रोटीन को हम बढ़ाएंगे और वसा को स्टूडेंट हम लोग घटाएंगे। ठीक है ना। इस चीज को आप लोग देखेंगे, यही आपका सही आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम करना चाहिए। जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति है स्टूडेंट, यानी कि जो एक ऐसा
पेशेंट है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसे किस चीज का सेवन कम करना चाहिए? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि अगर एक व्यक्ति जो है वो किससे पीड़ित है स्टूडेंट, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, सो उसको क्या करना चाहिए स्टूडेंट, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि ऐसे पेशेंट को जो सोडियम है वो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए, सोडियम उसे कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम जब आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ये वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, आपके शरीर में स्टूडेंट जल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टूडेंट जो आपका इंटरस्टाइटल स्पेस होता है, वहां पे आपका जो सेल होती हैं, सेल में और इंटरस्टाइटल स्पेस में स्टूडेंट इतना आपका जल भर जाता है कि उसका दबाव जो है वो आर्टरीज पे पड़ने लगता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जनरली हाई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चलिए अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, ORS का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो ORS होता है, आपको पता है कि जो आपकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, डायरिया की कंडीशन होती है, वहां पे आप क्या करते हो स्टूडेंट, ORS का घोल देते हो। तो ORS का घोल जो है स्टूडेंट, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, यही आपकी ORS की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो क्या आती है आपकी, कि जो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, इसमें आपका पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, ये सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या, और साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये आपकी बॉडी में जो डायरिया में क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है ना, आपके लूज मोशन हो रहे हैं तो वाटरी स्टूल हो रहे हैं, आपका जल शरीर से बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा होता है। सो इन सारी चीजों की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि कुछ मिनरल का संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है। ये उस संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, यानी कि जो आपके शरीर को उस समय पे मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि शरीर से लॉस हो गए हैं स्टूडेंट, ये उन्हें बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छे से देख लीजिए एक बार। के कारण लंबे समय तक पेरेंटल न्यूट्रिशन की अनुशंसा नहीं की जा सकती है, यानी कि स्टूडेंट जो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो पेरेंटल न्यूट्रिशन को लॉन्ग टर्म रिकमेंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है आपका, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट के जो फीडिंग के पैटर्न होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होती है स्टूडेंट आप लोगों की एंट्रल फीडिंग, एक होती है पेरेंटल फीडिंग। जो एंट्रल फीडिंग होती है स्टूडेंट, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूब फीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और जो आपकी पेरेंटल फीडिंग होती है स्टूडेंट, इसको हम इंट्रावेनस फीडिंग के नाम से जानते हैं। तो लंबे समय तक आप किसी व्यक्ति को क्यों सजेस्ट नहीं करते भाई कि उसे आप पेरेंटल न्यूट्रिशन देते रहो? उसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, कि इट इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड, it puts pressure on the kidney and it exert pressure on the heart and it damage the GI tract. So इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हमें जो आपका ये पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसे बहुत लंबे समय तक आपको क्या नहीं करते हैं, सजेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक स्टूडेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन देते रहते हैं, सो उसका GI ट्रैक जो होता है स्टूडेंट, वो ठीक से काम करना जो है वो बंद कर देता है, क्योंकि GI ट्रैक की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। ठीक है ना, जब आप लंबे समय तक किसी को क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जो फूड है उसको वो आपके वेन्स के थ्रू देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, परिधीय आंतरिकीय पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिकीय विलयन सीधे में डाला जाता है। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि जो आपका ये पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो आपकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए एक तरीके की क्या होती है स्टूडेंट, एक मोड है, एक मीडियम है। ठीक है ना, जिसमें स्टूडेंट जो आपका ये सॉल्यूशन होता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है वो किस माध्यम से सीधे दिया जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है
स्टूडेंट, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो आप लोगों का स्टूडेंट ये पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, हम इसे किसके माध्यम से देते हैं स्टूडेंट, हम इसको देते हैं वेन्स के माध्यम से। इसे इंट्रावेनस फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो इंट्रावेनस फीडिंग होती है स्टूडेंट वो दो तरीके की होती है। एक होता है पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट पीपीएन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसे स्टूडेंट हम लोग टीपीएन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार करती है। सो यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट कि जो ऑन्कोलॉजी है वो किस चीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखते रहा करो, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कैंसर। जो ऑन्कोलॉजी होती है ना, वो एक अध्ययन की ऐसी शाखा है स्टूडेंट जहाँ पे आप कैंसर के ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, सो ऑन्कोलॉजी एक ऐसी आपकी साइंस ऑफ स्टडी है, या आप मान सकते हो एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आप क्या स्टडी करते हो स्टूडेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कौन सी मेडिसिन हम कैंसर में देते हैं, इन चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए। जो ऐसे आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट, जो ऐसी रेसिपीज होती हैं जिनको आप बेकिंग मेथड के थ्रू बनाते हो, वो आपको किसको नहीं देने चाहिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाई रोगी है जिसे बेकिंग वाली चीजें नहीं देनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, मधुमेह। यानी कि स्टूडेंट जो पेशेंट आपका एक डायबिटिक पेशेंट है उसे हमें बेकिंग वाली चीजें नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेकिंग वाली चीजों में शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, और ऐसा फूड स्टूडेंट एक पर्सन के लिए जिसको डायबिटीज है उसके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को क्या करेगा स्टूडेंट, हाई कर देगा, है ना, उसकी शुगर लेवल जो हो जाएगी स्टूडेंट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको नहीं देते हैं। ठीक है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा होता है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट ऐसा फूड कंज्यूम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हाई हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन है अच्छे से समझिएगा, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी शिकायत होती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से रोगी हैं जिनको आप अचार और सॉस नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं स्टूडेंट जिन्हें हम अचार और सॉस नहीं दे सकते, वो होते हैं स्टूडेंट आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट। यानी कि स्टूडेंट जो आप लोगों के जिनका बीपी हाई रहता है उन लोगों को हम ऐसी डाइट नहीं दे सकते, ऐसे पदार्थ नहीं दे सकते जैसे अचार और सॉस। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है आपका सॉल्ट का, और ये इसलिए क्या होते हैं स्टूडेंट, नुकसानदायक हो जाते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, अच्छे से देखिएगा, पेट में छाले अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर पेट में क्या हो जाए, स्टमक अल्सर मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है, तो आपको इनमें से क्या चीज कम कंज्यूम करनी चाहिए। तो अगर किसी को स्टमक कैंसर हो रहा है स्टूडेंट, मतलब स्टमक अल्सर हो रहा है, सॉरी कैंसर बोला मैंने, किसी को अगर क्या हो रहा है स्टूडेंट, स्टमक अल्सर हो रहा है जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। सो अगर वो किसी को हो रहा है तो क्या चीज हमें कम कंज्यूम करनी चाहिए। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि आपका जो ये ऊपर के दोनों, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ये ए वाला ऑप्शन है और बी वाला ऑप्शन है, यानी कि मिर्च मसाले और रेशेदार पदार्थ, इन दोनों का ही सेवन स्टूडेंट क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर किसी को आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, अगर किसी को स्टूडेंट स्टमक अल्सर है तो उसे ये दोनों चीजें कम मात्रा में कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्सर वाली कंडीशन है स्टूडेंट, उसमें आपके स्टमक में क्या हो जाते हैं, स्टमक की जो लाइनिंग है स्टूडेंट, जो अंदर दीवार होती है, जो झिल्ली होती है स्टूडेंट, आपकी जो
म्यूकस लेयर होती है, मैम्ब्रेन है स्टूडेंट आपकी, जो आपकी म्यूकस मैम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है ना। जब वो डैमेज हो जाती है स्टूडेंट, उसमें घाव हो जाते हैं क्योंकि अल्सर हो रखा है अंदर, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे भी घाव हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में अगर आप मिर्च मसाले वाला भोजन देंगे और रेशेदार भोजन देंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट, और आपके स्टमक में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान दिया जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर आप किसी पेशेंट के लिए डाइट प्लान कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जब हम किसी पेशेंट के लिए स्टूडेंट डाइट प्लान कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है। पहली चीज क्या है स्टूडेंट, आहार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ डाइट। दूसरी चीज क्या आती है स्टूडेंट आप लोगों की, रोगी की भोजन संबंधी आदतें। तीसरी चीज आती है स्टूडेंट रोग का कारण जानना, और चौथा आता है उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी पेशेंट के लिए क्या कर रहे होते हैं, डाइट प्लान कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसकी जो एक नेचर ऑफ डाइट है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है कि हम उसे लिक्विड डाइट देंगे, सॉलिड डाइट देंगे, या फिर स्टूडेंट क्लियर फ्लूइड डाइट देंगे। एंड उसकी हमें फूड हैबिट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। हमें स्टूडेंट ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर जिसकी वजह से उसको एक थेरेप्यूटिक डाइट की ज़रूरत पड़ रही है वो रोग आखिर है क्या और किस कारण से हुआ है। सो ये सारे के सारे आंसर स्टूडेंट आप लोगों के यहाँ पे सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अच्छे से समझिएगा इसको। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। सो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा कि जो जॉन्डिस है स्टूडेंट, जॉन्डिस आपका बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड डिसीज है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे लीवर। ये ध्यान रखिएगा, जो जॉन्डिस होती है स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ये कहते भी है कि जो जॉन्डिस है वो एक डिसीज नहीं है, एक्चुअल में उसे एक सिम्टम ऑफ डिसीज माना जाता है कि जब किसी के शरीर में लिवर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होनी शुरू होती हैं, क्योंकि लिवर जो है वो खराब होने की स्थिति में होता है, तो सबसे पहले जॉन्डिस एज ए सिम्टम जो है ना वो दिखाई देता है। तो पेशेंट को जो जॉन्डिस होता है स्टूडेंट, वो होता क्यों है, जॉन्डिस की कंडीशन एक ऐसी आपकी सिचुएशन है स्टूडेंट, आप ये मान सकते हो कि जिसमें ना आपकी जो बॉडी है, बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। बिलिरुबिन होता क्या है, बिलिरुबिन होता है एक येलो कलर का पिगमेंट स्टूडेंट, जो कि आपके शरीर में ही बनता है। और वो बनता कैसे है, आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, जब वो समय से पहले डेड होने लगती हैं तो वो डेड होकर बिलिरुबिन बनाती हैं, और वो बिलिरुबिन आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, वो शरीर में ही एकत्रित होने लगता है। ये कंडीशन स्टूडेंट जॉन्डिस कहलाती है, ठीक है ना। सो आरबीसीज तो नॉर्मली भी डेड होती हैं, पर नॉर्मली स्टूडेंट जो आरबीसीज होती हैं उनका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है, पर ये जब जॉन्डिस की सिचुएशन होती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी डेड होने लगती हैं, और आरबीसीज से जो आपका क्या बनेगा, बाद में बिलिरुबिन बनेगा, वो शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उसका जो स्तर है स्टूडेंट वो सामान्य से ज्यादा हो जाता है। ये कंडीशन आपकी जॉन्डिस कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो ये हेलिकोबैक्टर जो आपका क्या है, बैक्टीरिया है स्टूडेंट, इसकी वजह से शरीर में कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया का नाम ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के बारे में बात चल रही है कि उसकी वजह से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, कब्ज एंड हैजा। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स को देखेंगे, सो पेप्टिक अल्सर जो होता है स्टूडेंट, ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से ही होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है स्टूडेंट, तब आपको पेप्टिक अल्सर होता है। यहाँ पे जो टाइफाइड है स्टूडेंट, टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा होता है, सैल्मोनेला टाइफी होता है। कब्ज जो होता है स्टूडेंट, वो एक बैक्टीरियल डिसीज है ही नहीं, वो तो फाइबर की कमी से होती है। एंड हैजा का जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, वो विब्रो कॉलेरा होता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी को स्टूडेंट फीवर है, सो फीवर की कंडीशन में जो पेशेंट की डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, इन द कंडीशन ऑफ
आपका फीवर, द पेशेंट फूड शुड बी, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपके सामने? कम प्रोटीन, अधिक कैलोरी, दोनों ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी को फीवर होता है तो उसे एक हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट की जरूरत होती है, ठीक है ना। प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है स्टूडेंट? क्योंकि फीवर की कंडीशन में टिश्यूज बहुत सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, एंटीबॉडीज काफी कम हो जाते हैं। एंड कैलोरीज ज्यादा क्यों चाहिए स्टूडेंट? क्योंकि बीएमआर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो जब बीएमआर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी एनर्जी को ज्यादा खर्च करने लगती है, इसलिए हमें एनर्जी कैसी चाहिए होती है? इसलिए हमें हाई एनर्जी डाइट चाहिए होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमें मोर कैलोरीज देनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट ये ए और बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि कम प्रोटीन तो हम देते नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट, हमारा आंसर यहाँ पे होगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर कैसी हो जाती है। आपको बताना है स्टूडेंट, अगर किसी को फीवर होता है तो फीवर के जो इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट, जो इफेक्ट पड़ता है फीवर का, उससे स्टूडेंट आपकी जो क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट है आपका, जो आपकी श्वसन दर होती है वो कैसी हो जाती है। सो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी किसी पेशेंट को फीवर होता है उसकी जो श्वसन दर होती है स्टूडेंट वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो जब किसी को फीवर होता है तो उसको सांस बहुत तेज तेज आने लगता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता भी है कि जो फीवर की कंडीशन है उसमें बीएमआर बढ़ जाता है। जब बीएमआर बढ़ता है स्टूडेंट तो क्या होता है, बॉडी हमारी ज्यादा जो एनर्जी है उसको खर्च करना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्ति का सामान्य वजन से प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। आपको बताना है व्यक्ति का सामान्य वजन से प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। सो स्टूडेंट, कितने परसेंट वेट आपका अगर नॉर्मल वेट से ज्यादा है, जिसको आप क्या कहेंगे स्टूडेंट? ओबेसिटी कहेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट कि अगर किसी का नॉर्मल वेट 50 है और उसका वेट स्टूडेंट कितना हो जाता है, 50 की जगह उसका वेट स्टूडेंट 70 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि 20% उसका वेट जो है वो क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए स्टूडेंट्स को सिंपल सा फंडा है कि किसी का वेट होना चाहिए 50, वेट है स्टूडेंट 70। सो यानी कि आप मान के चलिएगा कि अगर 20% जो वजन है स्टूडेंट वो इनहेंस हो रहा है, सो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ओबेसिटी कहलाती है। और स्टूडेंट अगर जो वेट है ना वो 10% इनहेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूं कि वेट 60 हो रहा है किसी का, सो ये कंडीशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट? ओवर वेट कहलाएगी, ठीक है ना। सो आपकी जो पहली वाली स्थिति है उसे हम क्या कहेंगे? ओबेसिटी कहेंगे, और दूसरी वाली स्थिति को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? आपका क्या कहेंगे स्टूडेंट? ओवरवेट कहेंगे। सो एक स्थिति है ओवरवेट जहां पे 10% वेट बढ़ता है, और दूसरी स्थिति है स्टूडेंट आप लोगों की ओबेसिटी जहां पे 20% वेट बढ़ता है। और अगर किसी का वजन स्टूडेंट 10% डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, सो वो स्थिति क्या कहलाती है? अंडरवेट कहलाती है। तो तीनों टर्म्स अच्छे से याद कर लो, अंडरवेट, ओबेसिटी और ओवरवेट। ओवरवेट मतलब 10% ज्यादा, अंडरवेट मतलब स्टूडेंट 10% कम, एंड ओबेसिटी मतलब स्टूडेंट 20% ज्यादा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और किससे ज्यादा? नॉर्मल वजन से ज्यादा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण से रोना आता है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट? अनियन को चॉप करते हैं, सो हमें रोना आता है। क्यों आता है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सल्फर यौगिकों की वजह से, एंजाइम की क्रिया की वजह से स्टूडेंट, वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न होने से, और ऑप्शन है सभी से। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जब हम प्याज काट रहे हैं तो हमें रोना आता है, ठीक है। रोना क्यों आता है? क्योंकि स्टूडेंट जो आपकी जो प्याज को आप कट करते हो, जैसे ही हवा में क्या मिलते हैं? सल्फर के जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, जब वो मिलते हैं ना स्टूडेंट, वो हवा में मिल जाते हैं, वो बहुत हल्के कण होते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट आपको तुरंत से रोना आना शुरू हो जाता है। सो वॉलेटाइल मतलब जो हवा में मिल जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके एक तरीके से जिनकी स्मेल आती है, जो हवा में मिलेंगे, वही आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देखिएगा। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में के क्या हो जाता है स्टूडेंट?
परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि वो आपकी कौन सी फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक रहेगी या कौन सा आपका कुकिंग मेथड रहेगा जहां पे स्टूडेंट जो अनाज का स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि जो आपका अनाज का स्टार्च है स्टूडेंट वो शुगर में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, माल्ट प्रोसेस में होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो स्टार्च आपका इसमें कन्वर्ट होता है, शुगर प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि स्टार्च आपका किस में बदल जाए स्टूडेंट, शुगर में बदल जाए। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया स्टूडेंट आप लोगों की माल्टिंग कहलाती है, माल्ट प्रोसेस कहलाती है। और जिन चीजों में स्टूडेंट माल्टिंग होती है या जिन अनाजों में आप माल्ट प्रोसेस को करते हो उनमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, माल्टोज जो आप लोगों की शुगर होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। सो आपको ये प्रोसेसिंग टेक्निक बतानी है जिसकी वजह से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि ग्रीन टी जो है स्टूडेंट वो ब्लैक टी से बेटर है। वाई? उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वो हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो देखने में सुंदर होती है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आपकी ग्रीन टी होती है स्टूडेंट वो ब्लैक टी से बेटर क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, उसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ग्रीन टी ब्लैक टी से काफी बेटर होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि ग्रीन टी में क्या होते हैं, एंटी कैंसरस इफेक्ट होते हैं। सो अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो आपको कैंसर होने से भी बचाती है। ठीक है ना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो सेल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी स्टूडेंट वो क्या करेगी, रोक देगी। ठीक है ना, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो ब्लैक टी की प्रोसेसिंग होती है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। जो ब्लैक टी की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्मेंटेशन। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ काली चाय में देखा जाता है, आपका हरी चाय में देखा नहीं जाता है, खमीरीकरण वाला जो प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसीलिए माना जाता है स्टूडेंट कि ग्रीन टी ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू ब्लैक टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा वो सीरियल है जिसमें पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा कि अगर आप गेहूं की बात करते हो तो लगभग 7 to 8% प्रोटीन आपको 100 ग्राम किस में मिल जाता है, व्हीट में मिल जाता है। ठीक है ना, सो जो गेहूं है स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं ज्वार, बाजरा, चावल, इनके कंपैरिजन में तो गेहूं में पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और गेहूं का प्रोटीन कौन सा होता है, कल भी बताया था, ग्लूटन प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट वो गेहूं में पाया जाता है। और आपको पता है जो गेहूं का आटा होता है जब हम उसे गूंथते हैं स्टूडेंट पानी के साथ तो उसमें एक चिपचिपापन होता है, एक स्टिकीनेस होती है। वो क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि जो ग्लूटन प्रोटीन है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो पानी के साथ मिलके जो क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है, स्वेलअप होके स्टूडेंट वो बस्ट हो जाता है, बस्ट होकर वो आपस में चिपक जाता है। इसलिए स्टूडेंट आप बाकी कोई भी आटा देखोगे ना, मक्का का आटा, चावल का आटा, बगड़ का आटा, कोई भी आटा स्टूडेंट स्टिकी नहीं होता, जबकि आपका जो गेहूं का आटा है वो सबसे ज्यादा स्टिकी होता है। ठीक है, सो यही आप लोगों के आज के क्वेश्चन थे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा स्टूडेंट, और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिएगा। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। फिर से मिलते हैं कल, और कल आप लोगों के लिए एक और अच्छी सी क्लास होगी। सो सब लोग कल फिर से ज्वाइन करेंगे। बाय बाय।